जब हमारी घोषणा पत्र जारी की गई 5 अप्रैल को, तो कई पत्रकार ये सवाल कर रहे थे कि घोषणा पत्र बहुत अच्छा बन पड़ा है, लेकिन ये आम जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इस काम को प्रधानमंत्री जी ने आसान कर दिया, क्योंकि पहले ही 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी बोले ये मुस्लिम लीग का एजेंडा इसमें शामिल है, तो सारे लोग पन्ना पलटने लगे। फिर उन्होंने कहा मंगलसूत्र के बारे में बात की, तब पन्ना पलटने लगे। फिर भैंस के बारे में बात की, तब पन्ना पलटने शुरू किया। और पूरे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब लोग खंगाल चुके, चाहे वो हार्ड कापी हो चाहे सॉफ्ट कापी हो, चाहे गूगल में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, सब ने खोज डाला कि इसमें कहीं है क्या। लेकिन न उसमें मंगलसूत्र मिला, न उसमें भैंस मिली, न उसमें मुस्लिम लीग मिला। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप लगातार रायबरेली में मौजूद हैं, कैसा चुनाव देख रहे हैं रायबरेली का? यदि एक लाइन में कहूँ तो एक तरफा है जी। रायबरेली के लोग गांधी परिवार से बहुत स्नेह रखते हैं और अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी रायबरेली ने साथ नहीं छोड़ा सोनिया जी का, और अब राहुल जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं। तो बहुत उत्साह भी है, उत्सुकता भी है, और सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई आम जनता ने अपने हाथ ले ली है। तो अब जो चर्चा हो रही है वो कितने अंतर से जीतेंगे, इस बात की चर्चा है। अमित शाह जी यहाँ रैली करने आए, वो ये कह रहे हैं कि मैं राहुल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने रायबरेली को दिया क्या है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल सत्ता से पूछा जाता है, और यदि अमित शाह जी सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से वो तैयारी कर ले कि उसको विपक्ष में बैठना है जी। तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूं कि विपक्ष की तैयारी अभी से करना शुरू कर दी है। यदि सत्ता में है तो सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, 10 साल केंद्र हो गया, दो बार यहाँ हो गया। अमित शाह जी और योगी जी को बताना चाहिए कि रायबरेली और अमेठी के लिए उन्होंने किया क्या है। 10 साल से वो लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं अभी पिछले 8-10 दिन से घूम रहा हूँ, और एक भी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के यहाँ नहीं है। और यदि उपलब्धि है तो वो इंदिरा जी की और सोनिया जी की है। चाहे जितना भी यहाँ औद्योगिकरण हुआ तो, चाहे सिंचाई का मामला हो तो, चाहे रोजगार का मामला हो तो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट में भी आप देखेंगे तो इन्हीं लोगों की योगदान यहाँ। बीजेपी के समय ऐसा कुछ काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक भी काम हो तो बता दें। मोदी जी कह रहे हैं मैंने कहा था वो भागेंगे, राहुल जी की बात कर रहे हैं। कह रहे पहले वो अमेठी थे, अमेठी से वायनाड चले गए, और मैंने कहा था वो वायनाड से भी भागेंगे क्योंकि वहाँ चुनाव हार रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रायबरेली और अमेठी तो उनका घर है जी। तो घर से कोई भागता है क्या? घर से भागने का काम तो प्रधानमंत्री जी ने किया था जी। घर से भागे, पत्नी को छोड़ के भागे, अब झोला उठा के जाने का समय आ चुका है। मैनिफेस्टो पे अगर बात करें, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, लाखों लोगों से मिले, उसके बाद एक मैनिफेस्टो बनाया गया। अब उस मैनिफेस्टो को लेकर देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लगातार झूठ बोल रहे हैं। चाहे वो मंगलसूत्र की बात की जाए, चाहे भैंस की बात की जाए, संपत्तियों को बांटने की बात की जाए। जब देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर इस कदर झूठ बोले तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। जब हमारी घोषणा पत्र जारी की गई 5 अप्रैल को, तो कई पत्रकार ये सवाल कर रहे थे कि घोषणा पत्र बहुत अच्छा बन पड़ा है, लेकिन ये आम जनता तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इस काम को प्रधानमंत्री जी ने आसान कर दिया, क्योंकि पहले ही 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी बोले ये मुस्लिम लीग का एजेंडा इसमें शामिल है, तो सारे लोग पन्ना पलटने लगे। फिर उन्होंने कहा मंगलसूत्र के बारे में बात की, तब पन्ना पलटने लगे। फिर भैंस के बारे में बात की, तब पन्ना पलटने शुरू किया। और पूरे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब लोग खंगाल चुके, चाहे वो हार्ड कापी हो चाहे सॉफ्ट कापी हो, चाहे गूगल में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, सब ने खोज डाला कि इसमें कहीं है क्या।
लेकिन न उसमें मंगलसूत्र मिला, न उसमें भैंस मिली, न उसमें मुस्लिम लीग मिला। तो इस बहाने प्रधानमंत्री के इस झूठे बयानों के कारण से ये जन जन तक पहुंचने में बहुत आसान हुआ, क्योंकि मीडिया, हम लोग बोलते तो मीडिया दिखाती नहीं, लेकिन गोदी मीडिया लगातार उसको दिखाती रही और इस कारण से मीडिया के माध्यम से भी पहुंचा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद दूंगा कि कभी कभी झूठ बोलना दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इतना ज़्यादा झूठ बोले और उसमें अडानी वाला मामला भी आ गया कि टेम्पो की बात आ गई। फिर अभी तो उन्होंने और गजब कर दिया कि हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो, और फिर वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ गया कि मैं तो ताजिया के नीचे से जाता था, ईद के दिन मेरे यहाँ भोजन नहीं बनता था। वो सारी बात बोले और दूसरे दिन फिर वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। तो कुल मिला के ये है कि प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं दर्जनों बार झूठा साबित हो गए। नहीं, वो कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने के अधिकार नहीं होगा। हाँ, तो दूसरे दिन जाके बोल दिए। और अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में बोले, मुस्लिम मदरसा, वो सारी बात बोले। तो ये लोग उससे हट नहीं सकते। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये क्या बोलें क्या ना बोलें, कैसे रोकें। जो इंडिया गठबंधन की जो आंधी चल रही है उसको कैसे रोकें। तो कभी ये बोल देते हैं, कभी वो बोल देते हैं, लेकिन कोई भी तुक्का उनका लग नहीं रहा है। सर, आप रायबरेली में हैं काफ़ी लंबे समय से, कई दिन हो गया, प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अगर विकास की बात करें रायबरेली की, तो जो कांग्रेस के समय यहाँ पर विकास हुआ, चाहे सोनिया जी ने किया हो, चाहे इंदिरा जी ने किया हो, अब जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, जो उद्योग धंधे यहाँ लगाए गए थे, लगातार वो बंद किए जा रहे हैं। हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, लोग इससे बहुत परेशान हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? और मोदी सरकार जो रोज़गार की बात करती थी, कहते थे 2 करोड़ का रोज़गार देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे पकौड़े तलने की बात करने लगे और अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोज़गार की कोई बात है नहीं। तो रायबरेली की युवा आपसे मिलते भी होंगे, इसका जिक्र करते होंगे, इस पर क्या कहेंगे? जो फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद की जा रही हैं, विकास को ठप किया जा रहा है। देखिए, जो नेहरू जी के समय जितने भी सार्वजनिक उपक्रम बनाए गए, उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं था कि उससे पैसा कमाया जाए। पैसे तो अपने आप आएंगे, सरकार को मिलेगा पैसा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जीवन स्तर ऊपर उठाना है, कम्युनिटी डेवलप करना है। और इसी कारण से सारे सार्वजनिक उपक्रम बने, चाहे नवरत्न जो उन्होंने शुरुआत की और उसको आगे बढ़ाया इंदिरा जी ने, उसके बाद राजीव जी ने, फिर आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के माध्यम से बहुत सारे इस प्रकार से काम हुए, सार्वजनिक उपक्रम खोले गए जिससे लोगों को रोज़गार मिला। अब इनका काम ये है कि ये $5 ट्रिलियन की बात तो कहते हैं, लेकिन लोगों के जीवन स्तर उससे कितना ऊपर उठेगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में उसकी कोई चिंता नहीं। उसका तो केवल ये है कि 80 करोड़ लोगों को गरीब अन्न योजना लागू कर दें, वो भर इनका रहा है। और लगातार आप देखें पूरे देश भर में सारे सार्वजनिक उपक्रम बंद होते जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। आप यूपी में देखें, बिहार में देखें, जितने शुगर फैक्ट्रियाँ थी वो सब लगातार बंद होते जा रहे हैं। और रोज़गारमूलक जितने भी काम थे वो सब बंद होते जा रहे हैं। तो ये इनका दृष्टिकोण ये नहीं है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और उसके वो उनके स्तर ऊपर उठे, ये उद्देश्य बिल्कुल इनका नहीं रहा है। और ये जो नीतियों, गलत नीतियों के कारण से ही देश को भारी नुकसान हो रहा है, उसमें रायबरेली भी शामिल है। आखिरी के 2 सवाल। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आप भी यहाँ से चले जाएंगे, राहुल जी को कितने लाख वोटों से जो है आप जिताकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है? और दूसरा, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, तो जो रायबरेली के लोग हैं, जो देश की जनता है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो रायबरेली जनता से कहना चाहता हूँ कि आपने इंदिरा जी जैसे नेतृत्व दिया और उनकी ताकत, आपकी ताकत जब उनको मिला तो वो आयरन लेडी के रूप में पूरे दुनिया में जाना गया। और वही ताकत है रायबरेली की जनता की ताकत, उनके साथ हमेशा रहा। इस कारण से वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भी सफल रही हैं। और उसके बाद सोनिया जी आई, और सोनिया जी देखिए यूपीए चेयरपर्सन के रूप में जो उन्होंने काम किया, और पूरी दुनिया में शक्तिशाली महिलाओं में उनकी गिनती होती थी। और उस समय उन्होंने बहुत सारे
जो कानूनी अधिकार दिया, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकार उस समय मिले थे। तो वो ताकत भी रायबरेली की जनता से, और अब राहुल जी को ताकत देने जा रही है रायबरेली की जनता। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ प्यार जो दे रहे हैं और प्यार उड़ेलने का काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये 4-5 लाख से नीचे होगा नहीं। रायबरेली में जनता से क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी भी कह रहे हैं, तमाम आप सब भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। संविधान बचाने के चुनाव में जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार, और उनके नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। यही संविधान है जो हम सबको ताकतवर बनाती है, हम सबको ताकत देती है, हम सबकी सुरक्षा करती है, चाहे वो मतदान से, मताधिकार से लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी तक, वो सारे अधिकार इस संविधान से हमको मिलता है। आज संविधान खतरे में पड़ने जा रहा है और एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये जो आम चुनाव है, ये खास चुनाव है, संविधान बचाने के चुनाव है, और ये राहुल गांधी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। और इसलिए इस जो संविधान को बचाना हम सब का दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से देश को आज़ादी दिलाई, और उसके बाद ये संविधान के माध्यम से आज 70-75 साल से देश उस संविधान के छाया तले सब काम कर रहे हैं। तो आज संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, हालांकि भीषण गर्मी है, फिर भी मतदान केंद्र में पहुँचें और मताधिकार का प्रयोग करें, संविधान को बचाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। थैंक्स।